मेरा नाम है यूमियान। मैं सिर्फ 10 साल का था जब मैं एक दिन पेड़ से गिर गया था। सर पे जोर से चोट लगी और जब होश आया तो मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी। अब मुझे लोगों के इमोशंस दिखते हैं, रंगों और नंबर्स के फॉर्म में। पिंक मतलब प्यार, रेड का मतलब गुस्सा, ग्रीन फॉर ऑकवर्डनेस, ब्लू फॉर दुख और येलो येलो मतलब डिजायर। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद उस गर्मियों में जब मैं 18 साल का था तो मेरी मुलाकात हुई थी यांग कोंग चान से, ग्रीन प्लम आइलैंड पर। वो मिस्टीरियस था, क्वाइट और हैंडसम, आंखों में उदासी जैसे कोई छुपी हुई कहानी हो। सब लड़कियों का ड्रीम था वो, और कब का शायद मेरा भी बन गया। मैं चाहता था कि वो मेरे लिए पिंक हो जाए, लेकिन एक दिन वो अचानक येलो हो गया और तब भी वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्यार बिल्कुल लेमन सोडा जैसा होता है, खट्टा भी, मीठा भी और अंदर तक झटका भी दे जाता है। और किसी का दिन कैसे धड़कता है आपके लिए वो कभी पता नहीं चलता, उस फ्लैश के पिंजरे के नीचे छुपके से छुपा हुआ। उस दिन बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, जेंटल सी ब्रीज और बर्ड्स की ट्रिपिंग दूर कहीं सुनाई दे रही थी। सुन रही फिर से आई मेरे पास और इस बार भी रोने लगी। ग्रीन प्लम आइलैंड पे आए मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं और ये उसका तीसरा हार्ट ब्रेक है। हाँ, एवरेज निकालो तो मतलब हर 5 दिन में एक ब्रेकअप। मुझे अब समझ नहीं आता कि उसकी लव लाइफ की डेडिकेशन की तारीफ करूं या उसके रिकवरी स्पीड का रिकॉर्ड बनाऊं। और उसके हेड पे जो ऊपर जो मूड वैल्यू मीटर रहता है ना, बस वही बता रहा है कि बेचारी थोड़ी इमोशनल है, पर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं। 70 के आसपास स्विंग कर रहा था। सुन रुई स्निफ करती हुई अपनी राम कहानी बता रही थी। वो बहुत हैंडसम था, पर जैसे ही उसने पैंट्स उतारा उसका जूनियर इतना छोटा निकला जिसे सांस ले रहा हो। उसने एक और टिश्यू निकाला और नाक साफ करती हुई बोली, बाकी सब परफेक्ट था, पर ये एक पॉइंट ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और कहने की ज़रूरत नहीं, उसकी मूड वैल्यू फिर से 5 पॉइंट और गिर गई। अब वो 65 पे आके ब्लू जोन में चली गई थी, मतलब फुल मेलनकॉलिक मूड में। सच में उसके लिए ये शायद सब छोटी बातें नहीं होती ना। छोड़ना, इतना रोना क्यों? फीलिंग्स तो तेरे वैसे भी ज़्यादा डीप नहीं होती। नेक्स्ट वाला ढूंढ लेना। मैंने अपना ब्लू पॉप्सिकल का एक बड़ा बाइट लिया और अपनी लैब पे रखे कॉमिक बुक को पलटने लगा और उसे पूरे दिल से एडवाइस किया। रूम में ना एक पुराना फ्लोर फैन था, फुल स्पीड पे था, लेकिन हवा के साथ गर्मी भी मार रहा था। ये आइलैंड ग्रीन प्लम का मौसम वैसे भी ना ऐसा ही कंफ्यूज सा रहता है। विंटर में भी 15 डिग्री के नीचे नहीं जाता और समर में कभी कभी 30 के ऊपर चला जाता है, बट 35 रेयरली। अभी जुलाई का स्टार्टिंग है, मतलब आइलैंड पे सबसे ज़्यादा गर्मी का सीज़न। सुबह शाम ठीक होता है, पर दोपहर से लेकर शाम तक उफ, घुटन वाली फीलिंग होती है। और हम जैसे अर्बन लोग जो साल भर एसी में रहते हैं, उनके लिए तो एसी लेस ज़िंदगी मतलब पनिशमेंट ही है। तभी सुन रुई ने और ज़्यादा थके हुए और डिप्रेस टोन में बोला, मुझे कोई अच्छा बंदा क्यों नहीं मिलता यार। उसका मेकअप ना ऑलरेडी हाफ मेल्टेड था। इतनी रोई थी कि वाटरप्रूफ आईलाइनर भी हार मान गया था और फॉल्स लैशेस एक आंख से लटक रहे थे। फिर तो गुस्से में आके उसने लैशेस नोच के निकाल दिए और उसी मोमेंट पे उसका मूड का मीटर 5 पॉइंट और गिरा। अब वो सच में हार्ट ब्रेक जोन में ऑफिशियली एंटर कर चुकी थी। डॉग मैन, एक तो हार्ट ब्रेक, ऊपर से एक पेयर फॉल्स आई लैशेस भी वेस्ट हो गई। सुनरुई ने टिश्यूज और वो निकले हुए आई लैशेस टाइट पकड़े हुए थे, रोती जा रही थी और ज़मीन पे हाथ मार मार के गुस्सा निकाल रही थी। मैं और सुनरुई बेसिकली चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। जब मैं 8 साल का था हम पहली बार ग्रीन प्लम आइलैंड आए थे दादाजी से मिलने के लिए, तभी उससे मुलाकात हुई थी। उस वक्त उसका हेयर स्टाइल ना पूरा वाटरमेलन जैसा था और उसका एटीट्यूड टोटली केयर फ्री। उसकी बॉडी भी तब तक डेवलप नहीं हुई थी, तो मैंने उसे भाई समझा और फनी पार्ट, उसने मुझे बहन समझा, क्योंकि मेरा चेहरा थोड़ा सॉफ्ट था और नेचर बिल्कुल शांत। उसी टाइम पे उसने बोला था
कि हमें गोल्डन ऑर्चिड जैसा बॉन्ड बनाना चाहिए, मतलब जन्म तक के बेस्ट फ्रेंड्स। फिर हर समर वेकेशन में मैं ग्रीन प्लम आइलैंड लौट के आता था और हर बार सुनरुई के साथ टाइम स्पेंड करता था। धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप एक स्टेडी बोट बन गई जो हर साल दर साल स्मूथ चलती रही। लेकिन सब कुछ बदल गया जब मैं 14 का था। मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और वो भी एकदम अगली तरीके से। मैं अपनी मॉम के साथ शिफ्ट हो गया, उन्होंने मेरी कस्टडी ले ली थी और नेचुरली मुझे डैड से दूर रखा गया। मुझे मेरा सरनेम चेंज करने का ऑप्शन था, पर लीगल प्रोसेस इतना मैसी था कि मॉम ने भी डिसाइड किया कि रहने ही दो। तब से मैं यू मियान ही रहा, मॉम का सरनेम वांग होने के बावजूद। तभी सुनरुई, जो अभी हार्ट ब्रेक के दर्द में डूबी हुई थी, अचानक एक्साइटेड हो गई। यू मियान, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? उसने अपने सर पर हाथ मारा जैसे कोई जीनियस आइडिया आ गया हो। बोली, तू कितना हैंडसम है, अगर मैं तुझे डेटिंग करूँगी ना तो सब लोग जलेंगे, और हम दोनों को एक दूसरे का पास भी पता है, तो कोई रिस्क भी नहीं। ना तू मुझे धोखा देगा ना मैं तुझे, विन विन। बोल कैसा आइडिया है? मतलब क्लियरली वो मुझे ट्रॉफी बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। यानी मैं बॉयफ्रेंड नहीं, एक शो पीस मास्कट होऊंगा जो वो सबको दिखाएगी कि देखो देखो ये मेरा है। मैंने सीधा जवाब दिया, नहीं। सुनरी का चेहरा एकदम हर्ट हो गया। क्यों? उसने पूछा। मैंने पॉप्सिकल का बाइट लिया और बिल्कुल इमोशनलेस एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्योंकि मेरा भी जूनियर छोटा है, मुझे लगा तो डिसअपॉइंटेड हो जाएगी। सुनरुई एक पल के लिए शॉक में थी। उसके हेड के ऊपर दिखने वाला वो दोनों मूड वैल्यू बबल्स एकदम से फ्री फॉल में चले गए और वो चीखी, हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रूम के अंदर बहुत गर्मी थी और बाहर से लाउड सिकाडास की अनोइंग आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि सर के अंदर ही घुस जाएंगे। मैंने उसके रैंट पे रिएक्ट नहीं किया, शांति से अपनी कॉमिक बुक पढ़ता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फैन की हवा, बाहर की सिकाडास की चीख और सुनरुई का एंडलेस रोना, इन सब के बीच एक और आवाज़ सुनाई दी, कार इंजन की आवाज़। सुनरुई का रोना तुरंत बंद हो गया। एकदम लाइटनिंग स्पीड से वो विंडो तक भागी और बस अपनी आंखों का एक जोड़ा दिखाते हुए नीचे झांकने लगी। मुझे अब सीरियसली शक होने लगा है कि जब भी इसका ब्रेकअप होता है तो ये सीधा मेरे ही रूम में आती है। ऑल्दो मैंने देखा नहीं है, उसने खुद से ही बोला, पर मैं टिकट लगा के कह सकती हूँ कि उस आदमी का ना छोटा नहीं होगा। मुझे लगा शायद मेरा इल्यूजन हो, पर मुझे असली में उसका स्नॉट सुनाई दिया, जैसे 3 दिन से भूखा जानवर एकदम से मोटी मुर्गी को देख ले। मैंने अपनी कॉमिक बुक बंद की और उसके जैसे ही हाफ हेड विंडो से निकाल के नीचे झांकने लगा। दादाजी ने कभी बताया था कि नेक्स्ट डोर वाले हाउस के ओनर्स 3 साल पहले शिफ्ट हुए थे। एक फादर डॉटर पेयर, बाप बैरली 30 का और टाउन में एक सेकेंड हैंड बुक स्टोर चलाता है, और बेटी सिर्फ 5 की, बहुत क्यूट, लेकिन उसके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, लगता है जन्म से ही डिसेबिलिटी है। नीचे कोर्टयार्ड में एक ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। एक टॉल आदमी टी शर्ट और जीन्स पहने ड्राइवर सीट से उतरा, कार के दूसरे साइड जाकर डोर खोला और एक छोटी सी रेड ड्रेस पहनी लड़की को उठा के बाहर निकाला। आदमी की स्लीव्स हाफ रोल्ड थी, उसके फोर आर्म्स मसल्स टाइट और वेन्स भी दिख रही थीं। एकदम स्ट्रॉन्ग लग रहा था, पर सुनरुई के वर्ड्स मेरे दिमाग में चिपक गए थे, इसीलिए मैंने भी ऑकवर्डली अपनी नज़र और नीचे तक स्लाइड कर दी। बिग हो या स्मॉल उसका मुझे तो पता नहीं, पर एक चीज़ क्लियर थी कि उसके लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट थे। मैं अभी ना 19 का होने वाला हूँ, लेकिन मेरी हाइट का स्कोप अब ज़्यादा नहीं बचा, मैक्सिमम शायद 180 तक, और वो आदमी मुझे लगता है इजीली 190 होगा। सीरियसली क्या खा के बड़ा हुआ होगा ये बंदा? सो हैंडसम, सुनरुई ने विस्पर किया। मेरे सब एक्स बॉयफ्रेंड मिला के भी ना उतने हैंडसम नहीं थे जितना ये है। मैंने कैजुअली उसके हेड के ऊपर ग्लांस किया और वहाँ जो नंबर था ना वो एकदम 80 तक चढ़ गया था। मेलनकॉलिक ब्लू गायब और अब ग्लेरिंग येलो शाइन कर रहा था। कोई डाउट नहीं, ये लड़की अब ऑफिशियली न्यू टारगेट अपना लॉक कर चुकी है।
वाई डोंट यू जाके बात शुरू करती? मैंने पॉप्सिकल ख़त्म करते हुए बोला। स्टिकी बचा था, उसको बाइट करके मैं उसके वुड फाइबर से लास्ट थोड़ा स्वीटनेस सक कर रहा था। सुनरी ने अपनी आंखें नीचे करते हुए बोला, मैं बहुत सेल्फ अवेयर हूँ। उस लेवल का स्टनर मेरी सोच से बाहर है। मैं कोई अमेजिंग ब्यूटी तो नहीं हूँ, ना कोई खास टैलेंट है। ऑर्डिनरी लोग जैसी मैं, बस दूर से ही देखना सेफ है। लेकिन उसके सर के ऊपर जो येलो ग्लो था ना, वो ज़रा भी कम नहीं हुआ। मैं उसकी तरफ मुड़कर खिड़की के फ्रेम से पीछे टिक के बोला, तू इतना एग्जैगरेट क्यों कर रही है यार? ओह देखो, वो यही देख रहा है। सुनरी ने अचानक अजीब सी चीख मारी और सीधा ग्राउंड पे स्क्वाट कर गई। मैंने स्टिक बाइट करते हुए गर्मी में अपना सर घुमाया और नीचे देखा। बस एक छोटी सी पल भर की नज़र मिली थी। जैसे ही मेरी आंखों ने उसे पकड़ा, उसने अपनी नज़र वापस खींच ली। शायद सिर्फ एक सेकंड का सीन था, पर उस एक सेकंड में मुझे ऐसा लगा जैसे दिल पे कोई ज़ोर का थप्पड़ मार गया हो। मेरा हार्ट इतना फास्ट बीट करने लगा जैसे कभी भी चेस्ट तोड़ के बाहर निकल जाएगा। मेरे लिप्स खुले रह गए और वो पॉप्सिकल स्टिक भी नीचे गिर गई। मैं बस स्टन रह गया। सच में एग्जैगरेटी था ये फीलिंग। वो आदमी कार का डोर बंद करके बेटी को गोद में लिया और बिना रुके सीधा घर के अंदर चला गया। उसे शायद पता भी नहीं चला कि हम दोनों ऊपर से उसे यूं घूर रहे थे, और अगर पता भी चला तो शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ा। सुनरुई कब उठ के वापस विंडो पे आ गई मुझे पता ही नहीं चला। उसने स्लोली बोला, ये बंदा सारी अनमैरिड वुमेन्स का ड्रीम लवर है। पूरा आइलैंड उसके पीछे पागल है। उसका सेकेंड हैंड बुक स्टोर फुल वुमेन कस्टमर से भरा रहता है। फिर उसने मुझे एक और बात बताई, आँख में थोड़ी शरारत के साथ, तूने उसके डोर पे जो विंड चाइम है देखा? मैंने अपना चेस्ट प्रेस किया, स्टिल अनईजी हार्ट बीट के साथ, और बोला, हाँ तो विंड चाइम में क्या है? सुनरुई ने स्मिर्क करते हुए बोला, सीक्रेट है। कहते हैं अगर किसी रात कोई औरत उसके साथ अंदर होती है ना, तो वो विंड चाइम उतार देता है। इसका मतलब दूसरी वुमेन डिस्टर्ब करने ना आए। सबको क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि आज घर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। मैं एकदम से ब्लैंक हो गया। उसके वर्ड समझने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया और बस एक ही क्वेश्चन दिमाग में आया, मतलब क्या उसकी बहुत सारी वुमेन्स हैं? आखिर ऐसा तो कॉमन ही है ना, 20s में एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग सेलिब्रिटी जैसा दिखने वाला बंदा, उसके मल्टीपल पार्टनर्स होना कोई अनयूजुअल बात तो नहीं ना। सुनरुई ने फिर सिंपो मोड में बोला, हाँ उसके कुछ वुमेन्स तो हैं, हैंडसम है, स्किल्ड है, और अगर वो पैसा भी ले तब भी लाइन लगेगी वुमेन्स की उसके साथ होने के लिए। पर वो खुद बहुत पिकी है, कभी रात को रुकता नहीं, नंबर एक्सचेंज भी नहीं करता, अपने बारे में कोई सवाल बर्दाश्त नहीं करता, और जो भी उससे मिलना चाहती है ना, वो बस वक्त का वेट करे जब उसकी बेटी सो जाए। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या सोचता होगा, पर क्लियरली ये मिस्ट्री मैन पैकेज फुल ऑन कॉम्प्रिहेंसिव है और कोई एक्सेस पासवर्ड के बिना ओपन नहीं होगा। सुनरुई फिर से फैन गर्ल स्माइल के साथ उठ गई। मैं उसे गेट तक छोड़ने गया, तभी सामने से एक दादाजी अपनी ट्रॉली पुश करते हुए आ रहे थे। दादाजी फिर से TX बेचने गए थे? मैंने पूछा। सुनरुई भी तुरंत स्माइल के साथ बोली, हेलो दादाजी। रुई रुई फिर से मियान मियान के साथ खेलने आई हो? दादाजी के कान नाब उतने अच्छे नहीं थे, कभी कभी लगता है जैसे वो डक से बातें कर रहे हों, पर वो अपने वर्ल्ड में बहुत खुश रहते हैं। आज कुछ TX बचे हैं तो तेरे लिए ले आया, और खाना खाना, तू बहुत स्किनी हो गई है। थैंक यू दादाजी। सुनरुई ने हैप्पीली 2 TX लिए और हाथ हिलाकर चली गई। मैंने दादाजी के लिए ट्रॉली के बिस्किट्स और पॉट्स को कोर्टयार्ड के अंदर ले जाके वॉल के पास पार्क कर दिया। सर उठाया तो ऑटोमेटिकली मेरी नज़र नेक्स्ट डोर चली गई। फेंस और फ्लावर वॉल के उस पार वो ग्रे 3 स्टोरी बिल्डिंग के सामने एक छोटा ट्रांसपेरेंट ग्लास विंड चाइम लटक रहा था। जब हवा चली तो ब्रांचेस हिलने लगे और साथ ही वो ग्लास चाइम भी बजने लगा। उसकी क्लियर आवाज़ और गुलाबों की खुशबू उस गर्मी में एकदम सूदिंग लग रही थी। उस रात सोने से पहले भी मैं वही विंड चाइम की आवाज़ सुन रहा था। मुझे लगा ये आवाज़ नींद खराब करेगी, पर कब नींद आई पता ही नहीं चला।
बस नींद उतनी गहरी नहीं थी। रात भर अजीब मैसी सपने आते रहे। सपने में मैं वापस 10 साल का हो गया था, जब मैं एक ट्री से गिरकर अपना हेड मार बैठा था। और जब मैं होश में आया, दुनिया एकदम बदल गई थी। मुझे लोगों के इमोशंस दिखने लगे, नंबर्स के फॉर्म में, कलर्स के साथ, एकदम क्लियरली। पहले मुझे लगा ये कोई मेरी सुपर पावर है। मैं सोचने लगा, मैं ही चोजन वन हूँ और अपनी पावर से देश को कंट्रीब्यूट करूँगा। ये सीन ना मांगा में नहीं है, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि इससे आपको यू मियान को समझने में आसानी होगी और हमें उसके प्रॉब्लम के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन फिर मॉम मुझे डॉक्टर के पास ले गई। एग्जामिनेशंस के बाद डॉक्टर ने बोला, इसका दिमाग ना थोड़ा हिल गया है। वो एक्सीडेंट तब हुआ था जब मैं 10 साल का था और मुझे याद है वो एक गर्मियों का सीज़न था। स्कूल के बाद मैं अपनी यूजुअल गली से घर जा रहा था। तभी एकदम से कमज़ोर सी अर्जेंट सी चीख सुनाई दी। मैंने आवाज़ का पीछे गया तो देखा एक छोटा सा पक्षी हाथ के आधे साइज का ग्राउंड पे पड़ा था। उसके फेदर्स अभी पूरे नहीं आए थे और उसका बॉडी भी पूरा ब्लांड सा लग रहा था। मैंने ऊपर देखा तो एक ट्री के फोक में उसका नेस्ट छुपा हुआ था। पक्का वहीं से ये चिक ना नीचे गिर गया था। शुक्र है नीचे की मिट्टी सॉफ्ट थी और ग्रास ना कुशन बन गई थी, इसलिए उसकी जान बच गई थी। बचपन से हमें सिखाया जाता है ना कि जानवरों से प्यार करना सबकी जिम्मेदारी है, और 10 साल की एज में मैं उस बात को पूरा बिलीव करता था। मैंने किसी बड़े से हेल्प मांगने की सोची भी नहीं, बस अपना स्कूल बैग साइड में रखा और बिना सोचे समझे वो बर्ड उठाया और सीधा ट्री क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया। सुनरी और मैं वो तो पूरे आइलैंड में वाइल्ड ही खेलते थे, तो ट्री की हाइट मेरे लिए कोई इशू नहीं था। थोड़ा एफर्ट लगा, पर एंड में मैं उस बर्ड को सेफ उसके नेस्ट पे वापस रख दिया। मेरे दिल में एकदम सेटिस्फैक्शन था। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतर रहा था, एकदम स्लिप हो गया, बैलेंस खोया और सीधा ग्राउंड पे गिर गया। सर के पीछे की साइड डायरेक्टली ज़मीन पे लगी और मैं तुरंत अनकॉन्शियस हो गया। जब आँख खुली, मैं हॉस्पिटल में था और मेरी मॉम मेरे साथ थी। वो बहुत खुश थी कि मुझे होश आ गया था। मुझे गले लगा के किस किया और गॉड का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे डांटने भी लगी। ट्री पे चढ़ना ज़रूरी था क्या? इतना नॉटी क्यों बनता है? मैं बस सब कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था, पर उस मोमेंट पे मेरी नज़र अपनी मॉम के हेड के ऊपर गई और वहाँ मुझे 2 वाइट नंबर्स दिखे, 86। मॉम, आपके सर पे कुछ है, मैंने स्टिल हाफ अनकॉन्शियस टोन में बोला। और जैसे ही मैंने बोला, वो वाइट नंबर्स एकदम से कलर चेंज कर गए, वाइट से ग्रे हुए और 5 पॉइंट नीचे गिर गए। मेरी माँ ने तुरंत अपने बाल छुए। क्या कोई बग है क्या? मैंने सच बोला, नहीं, नंबर्स हैं, 2 वाइट नंबर्स और उनका कलर चेंज हो रहा है। और बस इतने कहने की देर थी कि वो नंबर्स और डार्क हो गए, ऑलमोस्ट ब्लैक। मेरी मॉम मुझे ब्लैंक स्टेयर से देख रही थी। उसके चेहरे पे शॉक था। फिर उसने बोला, मत हिलो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो पैनिक में रूम से भाग गई। सिर्फ 5 मिनट बाद एक बड़ा सा ग्रुप डॉक्टर्स का मेरे रूम में घुस आया। सबने वाइट कोट्स पहने थे और मेरी मॉम की तरह उनके हेड्स पे भी 2 नंबर दिख रहे थे। बस फ़र्क ये था कि उनका कलर और वैल्यू अलग अलग थी। डॉक्टर्स ने मेरे आसपास सारे टेस्ट किए। मुझे नर्स ने पुश करके ब्रेन सीटी तक ले जाया गया। पूरा दिन भर बिजी रहे और एंड में सब रिपोर्ट्स नॉर्मल निकली। कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। बस उन्होंने मेरी मॉम को बोला, ऑब्जर्व करते रहिए, शायद कुछ दिनों में हैलुसिनेशंस खुद ठीक हो जाएंगे। मेरी मॉम बहुत कंसर्न थी। हॉस्पिटल से वापस आके उन्होंने डैड को चुपके से फ़ोन किया। बोली, मियान ट्री से गिर गया, उसके हेड पर चोट लगी है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्या तुम आ सकते हो? डैड ने कॉल उठाया, पर उनका टोन बस एक बिजी आदमी जैसा ही था। बोले, डॉक्टर ने देखा तो कुछ नहीं निकला ना, बस उसने बोला कि तुम्हारे हेड पे कुछ है ना? छोड़ो, मुझे अभी कॉल कट करना होगा। और बिना प्रॉपरली सुने या समझे उन्होंने कॉल कट कर दी। मैं उनका अपना बेटा था, पर फिर भी डैड के लिए काम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मॉम ने फ़ोन फिर से डायल किया, पर तब तक लाइन कट हो चुकी थी। और उस वक्त जितना भी डिससैटिस्फैक्शन मॉम के अंदर एक्यूमुलेट हुआ हो, वो इरप्ट हो गया। उन्होंने गुस्से में फ़ोन ज़ोर से पटक दिया। मैंने देखा उनके हेड के ऊपर जो नंबर्स थे, अब वो वाइट से रेड फिर ब्लू हुए
और वैल्यू भी धीरे धीरे गिर गई 70 से 50 तक। और तब मुझे एक हंच हुआ, शायद ये दोनों कभी साथ में बूढ़े नहीं होंगे। चिल्ड्रन भी ना स्मार्ट होते हैं और मैं भी जल्दी ही नंबर्स का पैटर्न समझने लग गया। मैंने एक पूरा वीक ऑब्जर्व करके लिखा, हर कलर, हर नंबर का रिलेशन। फिर एक हफ्ते बाद जब मॉम मुझे हॉस्पिटल रिव्यू के लिए ले गई, मैंने अपना नोटबुक डॉक्टर को दिखाया। जब लोग खुश होते हैं तो वाइट होता है, नॉर्मल टाइम पे भी वाइट होता है। जब थोड़ा फियर होता है तो ग्रे, और जब बहुत ज़्यादा फियर होता है तो ब्लैक। एंगर रेड होता है, सैडनेस ब्लू। बाकी मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ। डॉक्टर ने नोटबुक को अमेजमेंट के साथ देखा और पूछा, नंबर्स के अलावा क्या तुम्हें और भी कुछ दिखता है जो पहले कभी नहीं दिखे थे? मैंने ना में सर हिलाया, बोला नहीं। डॉक्टर ने और भी बहुत सारे सवाल पूछे। आउट पेशेंट रूम में बस पेन से पेपर पे रसलिंग साउंड चल रही थी और मेरी मेडिकल रिकॉर्ड्स वर्ड से भरते जा रहे थे। डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हुआ है? मेरी मॉम ने हल्की सी ग्रिप मेरे शोल्डर्स पे टाइट की। उसकी टोन में एंजाइटी थी। डॉक्टर ने लिखना स्टॉप किया और एक लंबा सा साय लेते हुए बोला, शायद गिरने से उसके ब्रेन पे इम्पैक्ट आया है और उसकी परसेप्शन सिस्टम थोड़ी ऑल्टर हो गई है। मॉम का चेहरा और भी पेल हो गया तो डॉक्टर ने तुरंत काम करने की कोशिश करते हुए बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब लाइफ को डेंजर नहीं है। आप सिंथेसिया का टेस्ट करा सकती हैं। अब्रॉड में बहुत सारे ऐसे केसेस डायग्नोस्ड हुए हैं। डॉक्टर ने पेपर पे पेन से सिंड्रोम लिखा और पेशेंटली समझाया। सिंथेसिया का मतलब है परसेप्शन का सिम्बोलिसिस। कुछ पेशेंट्स के लिए साउंड के साथ कलर कनेक्ट होते हैं, जैसे उन्होंने कोई आवाज़ सुनी तो उनको एक रंग दिखता है। कुछ लोगों के लिए वर्ड्स का टेस्ट होता है, हर लफ्ज़ का अपना एक फ्लेवर। फिर डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा, बोला, तुम स्पेशल हो, तुम्हारी एम्पैथी सिर्फ विजन से कनेक्टेड है, इसलिए तुम दूसरों के इमोशंस देख पाते हो। मतलब सिंपल वर्ड्स में, मैं ना कोई गॉड गिफ्टेड इंसान था, ना सुपर पावर वाला म्यूटेंट। बस मेरा ब्रेन थोड़ा सा टूटा हुआ सा था। पहले 2 साल तक मैं और मेरी मॉम दोनों डॉक्टर की बात पे बिलीव करते रहे। हमें लगता था सिर्फ एक रेयर डिसीज़ का मैं पेशेंट हूँ। लेकिन टाइम के साथ जब मैंने उन कलर्स और नंबर्स के डीप मीनिंग्स को समझना स्टार्ट किया तो मुझे लगने लगा ये नॉर्मल डिसीज़ नहीं है, ये कुछ और ही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स चाहे हस्बैंड वाइफ बनकर एक्टिंग करते रहे, पर उनके हेड पे जो लो इमोशनल वैल्यू होता था उससे मुझे क्लियर पता चल जाता कि वो एक दूसरे से ऑलरेडी रिसेंट करते हैं। उनके साथ चलना अब मुश्किल है। या फिर अपनी क्लास में इजीली पता कर लेता कि कौन सीक्रेटली एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं, किस दिन कौन सा डॉग मैन कौन से गर्ल के साथ सीक्रेटली डेटिंग कर रहा है, मुझे सब दिखता था। लगने लगा मेरी एम्पैथी इतनी स्ट्रांग है कि स्किन के पार देखकर इंसान के अंदर तक घुस जाती है। सच कहूँ तो ये पूरा अनरीजनेबल था। मैं समझने की कोशिश करता रहा, पर डिटेल समझ पाता उससे पहले ही मेरे पेरेंट्स की मैरिज कम्प्लीटली ब्रेक हो गई। मेरी मॉम ने मुझे लिया और डिवोर्स करके यू फैमिली से हमेशा के लिए कट ऑफ हो गई। उसके बाद मैं एक अनप्लीजेंट रेबिलियस फेस में चला गया। मेरी पर्सनालिटी एक्सेंट्रिक और थोड़ी अनबियरेबल बन गई। और सबसे स्कैरी बात, जैसे ही मेरी बॉडी डेवलप हुई और सेक्सुअल अवेयरनेस आई, मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे मेन पसंद है। इसी वजह से मैं कभी क्लियर नहीं कर पाया कि ये सिंथेसिया मेरी सुपर पावर है या बस मेरा डैमेज ब्रेन। और जब मैंने अपना रिबेलियन फेज क्रॉस करके फाइनली एक्सेप्ट कर पाया कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, तब मुझे लगा कि ये एबिलिटी इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, ना यूज़फुल है ना वैल्यूएबल है, तो बस एक टेस्टलेस सा एक्स्ट्रा फीचर। और फिर एक सेकंड पहले तक सब नॉर्मल था, लाइट्स फैन सब स्मूथली चल रहे थे, और नेक्स्ट सेकंड मेरी आंखों के सामने सब डार्क हो गया। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बंद हो गई और पूरा घर एकदम पावर कट में डूब गया। मैंने कॉमिक बुक साइड में रखा, डार्कनेस में केयरफुल स्टेप्स लेते हुए फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और धीरे से नीचे स्टेयर से उतर गया। दादाजी, लाइट चली गई है क्या? क्या फ्यूज ट्रिप हो गया होगा? हमारा जो घर है ना, वो ज़रा पुराना है। दादाजी ने अपनी जवानी में बनवाया था, तो अब तक तकरीबन 50 साल तो हो ही चुके थे। सर्किट कभी कभी गुस्सा हो जाता था, थोड़ा ज़्यादा लोड पे तुरंत ट्रिप कर जाता था।
दादाजी फर्स्ट फ्लोर पे टीवी देख रहे थे। उन्होंने भी फ्लैशलाइट उठाई और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास गए। उन्होंने स्विच को पुश करते हुए कहा, लेट मी सी, लेकिन ब्राइट लाइट वापस नहीं आई। उन्होंने 2 बार ट्राई किए, फिर रिग्रेटफुली मुड़ के बोले, फ्यूज उड़ गया लगता है। मुझे क्या करना होगा? क्या ये फिक्स हो सकता है? पर दादाजी ने जैसी मेरी बात सुनी ही नहीं। वो एक ड्रॉर खोल के सर्च करते रहे और मुंह से एक TSK निकालते रहे। फिर फाइनली बोले, फ्यूज तो खत्म है। मियान मियान, तू ऐसा कर, नेक्स्ट डोर जा, पूछ के आना, जल्दी कर, नहीं तो मेरा टीवी का नेक्स्ट एपिसोड मिस हो जाएगा। सेलिंग टी बैग्स के अलावा दादाजी का दूसरा शौक है टीवी ड्रामास बिंग करना। रात के 2 बजे तक भी कंटिन्यूअस एपिसोड्स देखते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि वो मुझसे भी ज़्यादा इंटरनेट एडिक्ट है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, मैं तुरंत आता हूँ। पता नहीं उन्होंने मेरी बात प्रॉपरली सुनी या नहीं, पर मैं फ़ोन हाथ में लेके सीधा बाहर निकल गया। रोड डिम थी, स्ट्रीट लाइट्स बहुत फेंट ग्लो कर रही थी। राइट साइड वाले नेबर्स जो दादाजी के पुराने दोस्त थे, उनका घर पूरा डार्क था, डोर्स और विंडोज़ बंद, मतलब वो लोग घर पे नहीं थे। अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, लेफ़्ट साइड के नए नेबर का घर। जैसे ही मैं उनके गेट के पास आया, मेरी नज़र उनके विंड चाइम पे गई। उसके नीचे एक छोटी सी पेपर स्ट्रिप लटक रही थी। उस पर फ्लाइंग हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। मैंने बस एक क्विक ग्लांस दिया और फिर बेल प्रेस कर दी। थोड़ी देर बाद फुटस्टेप्स की आवाज़ अंदर से आई। डोर खुला और सामने वो आदमी खड़ा था। शार्प शॉर्ट हेयर, थिक ब्लैक आईब्रोज, सिर्फ टॉबर लपेटे हुए। फिजिक तो उसका क्लियरली विजिबल था। ब्रॉड शोल्डर्स, चेस्ट मसल्स सब दिख रहे थे। वो मुझसे एक साइज बड़ा था और उसके प्रेजेंस से एकदम हैवी वाइब आ रही थी। मुझे बस एक ही थॉट आया, अगर वो चाहे तो एक स्लैप में मुझे ख़त्म कर सकता है। हेलो, मैं नेक्स्ट डोर से हूँ। हमारे घर का ना फ्यूज़ ट्रिप हो गया है, शायद पूरा फ्यूज़ ही उड़ गया। क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा फ्यूज़ होगा? अगर हो तो क्या आप मुझे लेंड कर सकते हैं? मेरी टेंशन इतनी थी कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी शटर हो गई। डोर पूरी तरह से ओपन नहीं था। वो आदमी एक हाथ डोर फ्रेम पे रखे खड़ा था और नीचे के एंगल से मुझे देख रहा था। फ्यूज़, मैं देख लेता हूँ, शायद स्पेयर होना चाहिए। तुम अंदर आओ, बाहर मत खड़े रहो, उसने कैजुअली बोला और अंदर चला गया। डोर स्लोली ओपन हुआ। मैंने थोड़ा हेसिटेट किया, फिर अंदर एंटर कर गया। अंदर का सीन देख के मैं थोड़ा शॉक हुआ। आइल के दोनों साइड पे बुक्स के पाइल लगे थे, कुछ बिल्कुल नए और शाइनिंग और कुछ इतने पुराने कि उनके पेजेस भी बिखर रहे थे। ये स्टैक सिर्फ हॉलवे तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि पूरा लिविंग रूम और इवन स्टेयर्स तक स्प्रेड होते हुए बुक्स जैसे हर जगह ऑक्यूपाई कर चुकी थी। लिविंग रूम में टीवी चल रहा था। ग्राउंड पे एक छोटी सी लड़की रेड पोल्का डॉट ड्रेस पहने बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से स्क्रीन पे फोकस थी और उसके हाथ में एक कंट्रोलर कंटिन्यूसली क्रैकल कर रहा था। मैंने स्क्रीन देखा और हंसी ही आ गई। वो मारियो खेल रही थी। किसी ने खेला है क्या गाइस? मुझे तो बहुत पसंद था पहले। इतने साल बीत गए पर इस प्लम्बर की चाम अभी तक ना सेम ही है और अभी भी वो प्रिंसेस को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उस छोटी लड़की ने मुझे नोटिस किया। उसकी बड़ी बड़ी आइज़ एक सेकंड के लिए मेरी तरफ आई, फिर तुरंत वापस गेम पे चली गई। बिल्कुल बॉदर नहीं हुई। मैंने तब देखा उसके स्कर्ट के नीचे सिर्फ एक ही लेग था। दूसरा लेग एक प्रोस्थेटिक के फॉर्म में ग्राउंड पे पड़ा था, काफ से नी तक का। आशैन, जल्दी करो, मैं मरने वाली हूँ, उसने शाउट किया। पर वो आदमी तभी थोड़ा दूर चला गया था और उसने उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं। मैंने स्क्रीन पे ग्लांस किया और उसको गाइड करते हुए बोला, उसके हेड पे जंप करो, तब वो मर जाएगा। वो लड़की थोड़ी सरप्राइज में मुझे स्क्विंट करके देख रही थी, फिर साइलेंटली मेरी एडवाइस फॉलो करती है और एकदम स्मूथली लेवल क्लियर भी कर लेती है। फिर उसने गेम पैड रखते हुए उसने सैटिस्फाइड टोन में बोला, तुम तो कमाल हो। और सच कहूँ तो मैं भी इस प्लम्बर गेम का पुराना फ़ैन हूँ। तभी पीछे से एक हैवी वॉइस आई, क्यों बस अब कंसोल रख दो और चलो बेड के लिए रेडी हो जाओ। मैंने टर्न करके देखा तो वो आदमी फ्यूज़ लेकर लिविंग रूम में लौट आया था। थैंक यू,
मैंने खड़े होकर उसकी तरफ स्टेप लिया और फ्यूज़ लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसने फ्यूज़ तुरंत ऊपर लिफ्ट किया और मुझे छूने भी नहीं दिया। मैं एक सेकंड के लिए स्टन रह गया और मेरी आंखें उसकी आंखों से टकरा गई। यूज़ करना आता है? उसने बोला तो उसकी आवाज़ थोड़ी हैवी थी। लगता था वो स्मोकर होगा। अगर उसकी एक्सप्रेशन इतनी इनोसेंट और इमोशनलेस ना होती तो मैं पक्का सोच लेता कि वो मुझे टीज कर रहा है। मैंने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। दिल ही दिल में थैंकफुल था कि रूम की लाइट ज़रा डिम थी, इसीलिए उसने मेरा ब्लशिंग फेस नहीं देखा। मुझे नहीं, पर दादाजी को आता है, मैं जल्दी से बोला। उसने थोड़ा सोचा, फिर ग्राउंड पे बैठी लड़की को बोला, क्यों क्यों, चलो तुम्हें टी एग वाले दादाजी के घर ले जाता हूँ। लड़की का पूरा फेस लाइट अप हो गया। उसने तुरंत अपना प्रोस्थेटिक लेग पहना और खुशी से चिल्लाई, ओके ओके, मुझे दादाजी के टी एग सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर वो मेरी तरफ मुड़ के अपना चिन थोड़ा रेज करके बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चल के देख ही लेता हूँ। और उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद यही होता है क्वालिफाइड मैच्योर मैन का प्रेजेंस, जो तुम्हारे लिए वो सोच लेता है जो तुम सोच नहीं पाते, जो तुम्हारे लिए वो कर लेता है जो तुम करने से डरते हो, और अपने एक कैजुअल गेस्चर से तुम्हें रिलायबल और सेफ फील कराता है। बस एक वर्ड, कूल। मेरा हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा था। मैंने सिर्फ हेड नॉड करके बोला, थैंक यू, मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा था, इसलिए वो फ्लैश लाइट नहीं ले पाया। मैं ऑटोमेटिकली उसके साइड पर वॉक करने लगा, उसके पाथ को लाइट करते हुए। कोर्टयार्ड के गेट तक पहुँचे तो मैंने कैजुअली बोला, मेरा नाम यू मियान है। मियान, आपका क्या नाम है? वो मेरे सामने से गुजरा और उसकी आवाज़ रात की हवा में गूंज गई। वो बोला, यान कोंगशैन। उसकी लो पिच्ड आवाज़ ऐसी थी जैसे सेलो के स्ट्रिंग सॉफ्टली प्लक हो रहे हों। लग्जरी, स्मूथ और अडेक्टिव। अगर मेरी सिंथेसिया साउंड की टेस्ट पे होती तो उसकी आवाज़ डेफिनेटली मुझे एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल जैसी लगती और उसे ज़्यादा सुनने में मैं ज़रूर हाई हो जाता। यान वान क्यू। छोटी लड़की ने भी उसके शोल्डर पे लीन करके प्राउडली अपना नाम इंट्रोड्यूस किया। विंड चाइम के नीचे लिखे वर्सेस मुझे तब समझ नहीं आए थे। फ्रेश रेन इन अ एम्प्टी माउंटेन, द वेदर इज़ लेट इन ऑटम। उस लाइन का असली मतलब ये था कि इसी इंस्पिरेशन से यान वांग्क्यू का नाम रखा गया था। यान वांग्क्यू यानी हमारी छोटी क्यू क्यू। पर मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि यान फैमिली का एक और नाम है, जिनयू, यान जिनयू, जो एक्चुअली यान कोंगशैन की छोटी बहन थी और क्यू क्यू की बायोलॉजिकल मदर। यान कोंगशैन कोई सिंगल फादर नहीं था, वो एक अंकल था। आशन, तुमने यहाँ आने की तकलीफ़ की, बहुत शुक्रिया, ग्रैंडफादर ने सॉफ्टली बोला। फिर उन्होंने यान वांग्क्यू को बोला, क्यू क्यू, ज़रा फ्लैश लाइट वॉल पे शाइन करो ना, और खुद अपने हाथ फ्लैश लाइट और वॉल के बीच रख के शैडो गेम प्ले करने लगे। ही, गेस करो ये क्या है? यान वांग्क्यू ने केयरफुली शैडो देखा और बोला, रैबिट। देखो ना, इसके ईयर्स इतने लॉन्ग हैं। दादाजी के कान ज़रा कमज़ोर थे तो उन्होंने लाउडली पूछा, क्या? पर छोटी लड़की बिल्कुल इम्पेशेंट नहीं हुई। उसने अपने लिप्स हाथ से कप किए और दादाजी के ईयर के पास जाके बोली, रैबिट, रैबिट है। क्रुक्ड, एक सीरियस वॉइस ने इंटरप्ट किया। मैं तुरंत होश में आया और रियलाइज़ किया कि मेरा फ्लैश लाइट पूरा ऑफ एंगल हो गया था। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लाइट करने की बजाय मैं साइड वॉल लाइट कर रहा था। यान कोंगशैन ने बस कामली मुड़कर मुझे रिमाइंड किया, सॉरी। बोलते हुए मैंने तुरंत लाइट एडजस्ट कर दिया। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल अनचेंज था, बस वो वापस कामली अपना काम कंटिन्यू करने लग गया। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कैबिनेट के अंदर था, ग्राउंड से कुल 2 मीटर ऊपर। दादाजी अब श्रिंक हो गए थे, उन्हें देखने के लिए स्टूल पर चढ़ना पड़ता था। पर यान कोंगशैन, वो एकदम बर्ली था, ना टिप्टो की ज़रूरत ना स्टूल की। बस अपना हेड थोड़ा रेस किया और सारे स्विचेस इजीली रीच कर लिए। सच में टॉल होना कितना कन्वीनियंट होता है ना। मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया, कल से मॉर्निंग रन शुरू करूँगा और 1 ग्लास दूध भी रोज़ पीऊँगा। इस तरह दादाजी भी ताना नहीं मारेंगे कि मैं लेट तक सोता हूँ
उसने ब्लोन फ्यूज रिप्लेस किया, स्क्रू ड्राइवर घुमा के स्क्रू टाइट किए और स्विच पुल डाउन किया और एकदम से लाइट वापस आ गई। बस इलेक्ट्रिसिटी बहाल। अरे वाह, रिपेयर हो गया। अब फाइनली मैं लव इन द रिवॉल्यूशन टीवी का शो देख सकता हूँ। क्यों क्यों, तुम भी देखना चाहोगी? ये बहुत मस्त सीरीज है। दादाजी एक्साइटेडली टीवी ऑन करने लगे। क्यों क्यों ने कैजुअल टोन में बोला, नहीं, लास्ट टाइम भी आपने बोला था कि बहुत अच्छा है, पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और फिर अपना स्कर्ट पटका और नेचुरली यान कॉन्ग शैन के पास चली गई। आशान, घर चलेंगे? हाँ, 1 मिनट। यान कांग शॉन ने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्लोज किया, स्क्रू ड्राइवर मुझे हैंडओवर किया और बोला, ये सर्किट बहुत पुराना है, हाई पावर इलेक्ट्रिकल्स मत यूज करना, और जब टाइम मिले किसी एडल्ट को इलेक्ट्रिशियन बुलाने को कहना। बेस्ट होगा अगर पूरा रिप्लेस हो जाए। मुझे लगा वो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। मैं तुरंत बोला, मैं 18 का हूँ और 2 महीने में 19, बच्चा नहीं हूँ अब। वो थोड़ा सरप्राइज लग रहा था और कैजुअली बोला, ओह, मुझे लगा तुम 16 के हो। फिर मेरी ऑकवर्ड फेस देख के वो तुरंत चुप हो गया। चलो फिर, हमें निकलना चाहिए, कुछ भी हो तो बुला लेना, उसने सिंपली बोला। यान कॉन्ग शैंग और क्यू क्यू जब डोरवे क्रॉस कर रहे थे, दादाजी ने उनका शोल्डर पैट करके उनकी हेल्पफुलनेस की तारीफ की और दोनों को डोर तक सी ऑफ भी किया। मुझे तभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने उन्हें थैंक यू प्रॉपरली बोला ही नहीं। इतनी गर्मी में बस एक फ्यूज़ देना ही इनफ था, पर उसने खुद आके पूरा काम फिक्स किया। दादाजी की तरफ से ग्रैटिट्यूड अलग बात है, लेकिन मेरा अपना थैंक यू तो अभी बाकी था ना। सोचने का टाइम भी नहीं मिला। मैंने टेबल से 2 थोड़े रेड से एप्पल्स उठाए और तुरंत उनके पीछे भाग गया। मियान मियान, दादाजी की आवाज़ पीछे से आई, पर मैं तो एकदम हवा की तरह डोर से बाहर निकल चुका था। यान कैंग शॉन्ग टॉल और लॉन्ग स्टेप्स में आगे चल रहा था। थोड़ी ही देर में वो अपने कोर्टयार्ड गेट तक ऑलमोस्ट पहुंच गया। वेट, मैंने उसे कॉल किया। रनिंग के बाद सांस फूल गई थी। फिर मैंने रुक कर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू। मैंने उसके सामने वो दोनों एप्पल्स फॉरवर्ड किए। वो नीचे देखने लगा, जिसे समझ ही नहीं पाया हो। मैंने तुरंत क्लैरिफाई किया, ये थैंक यू गिफ्ट है। और उसी मोमेंट मेरा ब्रेन मुझे रोस्ट करने लग गया। यूमियान, ये क्या कर रहे हो? इतनी सी एज में भी ग्रैटिट्यूड के लिए एप्पल चेज करके दोगे? जहाँ एप्पल्स इतने कॉमन हो गए हैं कि सुनरुई तो उसके डैड पिक्स को खिलाते हैं, वहाँ मैं गिफ्ट बना के दे रहा हूँ। बोलो ज़रा। श्योरली उसको लग रहा होगा कि मैं पेटी हूँ, चीप, सेंसलेस। सीरियसली, क्या डर्टी स्पिरिट चढ़ गई थी मुझे उस वक्त। मेरा हाथ फ्रीज हो गए। बाहर से एक्सप्रेशन काम, लेकिन अंदर कंप्लीट मैस। लेकिन उसके हेड के ऊपर का वैल्यू स्टेबल था, ना खुशी ना गुस्सा, बस एकदम काम। इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं, उसने बस कैजुअल टोन में कहा। और फिर वो 2 एप्पल्स लेके एक नॉट दिया, अपना कोटिया डोर एल्बो से पुश किया और अंदर चला गया, क्यू क्यू को साथ लेके। आशान, एक एप्पल मुझे मिलेगा क्या? हाँ, बट रिमेंबर बाद में ब्रश करना। ओके। उन दोनों की वॉइसेस धीरे धीरे फेड हो गई। डोर क्लोज होने के साथ बस विंड चाइम की एक हल्की सी रिंग रह गई। मैं वहीं फेंस की साइड स्क्वाट हो गया, टेलीफोन पोल पर अपना हेड नॉक करते हुए। वाई एप्पल यूमियान, क्या सोच के एप्पल दिया था? ऐसी गर्मी में कोक होता तो कितना बेटर होता ना। किसी को एप्पल पसंद आए ना आए, पर आइस कोल्ड कोक को कौन हेट करता है? या फिर मैं वेट कर सकता था, प्रॉपर थैंक यू गिफ्ट लेके जाता, नॉक करता, काम ली देता, पर ये रैश चेज करके एप्पल देना, ओफ। यूमियान, एक फैमिलियर सी जानी पहचानी आवाज़ पीछे से आई। मैं एकदम फ्रीज हो गया। ब्रेन 1 सेकंड में फास्ट स्पिन करने लगा। सोचता हुआ कि अब अपनी ये ऑकवर्ड बिहेवियर कैसे एक्सप्लेन करूं। डोंट पैनिक भाई, छोटा सा तो सीन है। मैं तुरंत खड़ा हो गया, टेलीफोन पोल पे हाथ थपथपाए और लाउडली बोला, ओह आंटी, वाह क्या कोइंसिडेंस है, आप डॉग वॉक कर रही हैं। गर्मी बहुत है, नींद नहीं आ रही, तो मैं यहाँ थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जो आई थी वो एक बुजुर्ग लेडी थी, पर उनका टेम्परामेंट एकदम ग्रेसफुल।
उनके बाल पूरे सिल्वर सिल्क जैसे, एक हेयर पिन से नीटली बंधे हुए, और बॉडी पे एक सिल्क वाइट एम्ब्रॉयड्रेड चिंगसॉम, व्रिस्ट पे एक एम्परर ग्रीन जेड ब्रेसलेट, फेयर, स्लेंडर, एकदम रिपब्लिक ऑफ चाइना की नोबल लेडी जैसी लग रही थी। वो मेरी ग्रैंडफादर की कजिन थी। उन्होंने 20 साल की एज में खुद अपना हेयर सेट किया था और शपथ ली थी कि वो शादी नहीं करेंगी, और अब इस आइलैंड पे अपने आंट्स हाउस में वो अकेली ही रहती थी। एक सेल्फ कॉम्ड गर्ल। अब 70 के ऊपर की एज थी उनकी, और उनकी पूरी दुनिया बस एक कैट और एक डॉग ही थे। दादाजी उन्हें कभी कभी विजिट करते थे, उनके लिए खाना लेके जाते और उन्हें मनाने की कोशिश भी करते कि नर्सिंग होम चली जाओ, पर वो हमेशा मना कर देती। कहती अपने कैट और डॉग्स को अकेला वो छोड़ नहीं सकती। एन अब बुढ़ा हो रहा है, उसका ब्लैडर वीक है, सुसु होल्ड नहीं होता अब उससे, इसलिए मैं यूजुअली इसे सोने से पहले वॉक कराती हूँ। उन्होंने लीश दिखाई। उनका मालटीज छोटा सा पिग टेल डॉग तुरंत आया और मेरा टेलीफोन पोल मार्क कर दिया। फिर अपने दोनों फीट पे जंप करके आंट के पैर पकड़ लिए, विम्परिंग साउंड के साथ। आंट उसको आर्म्स में लिफ्ट करके सॉफ्टली स्माइल करते हुए बोली, इतनी रात को एक्सरसाइज मत करो, जल्दी घर जाओ, तुम्हारे दादाजी फिक्र करते होंगे। मैंने प्रॉमिस किया, जी आंटी, बस थोड़ी देर में मैं घर चला जाऊंगा। उन्होंने मुझे देखा और सॉफ्टली बोला, अगर नींद नहीं आती तो दूध पी के ट्राई करना। मैंने सुना है तुम अब यहाँ परमानेंटली शिफ्ट होने वाले हो, ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे दादाजी को कंपनी मिलेगी, उनको हमेशा तुम्हारा इंतज़ार होता है, तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल बर्डन फील नहीं करना चाहिए। मैंने लिप्स प्रेस किए और स्माइल करते हुए सिर्फ नॉड करते हुए कहा, जी आंटी, पता है, मुझे भी यहाँ घर जैसा ही लगता है। लास्ट मंथ मेरी मॉम ने दूसरी शादी की। वो आदमी पहले कभी मैरिड नहीं था और मेरी मॉम के लिए बहुत अच्छा था। नए घर में मेरे लिए एक रूम भी असाइन हुआ था, पर ऑनेस्टली मुझे उनके साथ रहना एक लाइट बल्ब जैसा फील होता था। इसीलिए मैंने प्रपोज किया कि मैं ग्रीन प्लम आइलैंड शिफ्ट कर जाता हूँ दादाजी के साथ। मॉम इनिशियली अपोज कर रही थी, पर जब मैंने देखा कि उसका मूड उस बात पे लिफ्ट हुआ इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन, तो मुझे समझ आ गया कि वो सच नहीं बोल रही। मैंने 3 बार इंसिस्ट किया, तब उन्होंने एग्री कर दिया। कभी कभी मुझे अपना ये सिंड्रोम पर ना हेट होता है। जब इंसान का दिमाग इतने क्लियरली समझ आ जाते हैं ना, तो लाइफ एग्जॉस्टिंग सी हो जाती है। पर एक रिलीफ था, दादाजी मुझे सच में वेलकम करते थे। और ग्रीन प्लम आइलैंड होंग सिटी के साइड में ही है। डेली फेरीज और बसेस चलती हैं, तो स्कूल स्टार्ट होते ही वीकेंड पे वापस आना इजी था। आंट अपना डॉग लैप में उठा के चली गई। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और पीछे देखा वो बिल्डिंग जिसका कर्टन बंद था। सेकंड फ्लोर पे लाइट्स ऑन थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। रोड क्वाइट थी, हवा मीठी थी, और मैंने बस सोचा, क्या आज रात कोई गेस्ट आया होगा। मैंने एक रोज़ पेटल उठाया, नोज के पास ले जाके जेंटली स्निफ किया और धीरे से दादाजी के घर लौट आया। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। ग्रीन प्लम आइलैंड अपने ग्रीन प्लम्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। मई से लेकर अक्टूबर तक प्लम सीजन प्लस टूरिस्ट मतलब फुल एनर्जी। और टूरिस्ट के लिए सबसे फेमस स्पॉट है एक ही, कमर्शियल स्ट्रीट, नानपू स्ट्रीट। शॉप्स, फूड, ड्रिंक्स, नाइट मार्केट, हर जगह लाइवली। उसी दिन सुनरुई मुझे शॉपिंग के लिए खींच ले आई। बोली, तुझे एक अच्छी जगह ले चलती हूँ। मैं स्केप्टिकल था। आधा घंटा एलीज घुमाने के बाद वो रुक गई एक बुक स्टोर के सामने। वेदर सेकेंड हैंड बुक स्टोर। मैंने साइन देखा और इंस्टेंटली गैस कर लिया कि ये सुनरुई का कोई ट्रैप है। तू कब से इतना रीडिंग लवर बन गई? मैंने स्क्विंट करके पूछा। सुनरुई ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, अरे मैं तो हमेशा से गुड बेबी रीडर थी। मैं सीधा मुड़ गया। ओके, मैं एडमिट करती हूँ, मैं रीडर नहीं हूँ, मुझे बस अंदर का हैंडसम बंदा पसंद है। मैंने कैजुअली श्रग किया और उसके आगे से वॉक करते हुए बुक स्टोर में एंटर कर गया। अंदर का एसी इतना ठंडा था कि बाहर से अंदर आते ही बॉडी को एक झटका सा लगा। बुक स्टोर क्वाइट था और गेस्ट कम। सुनरुई सीधा काउंटर पे भाग गई। वेनिंग, मैं वापस आ गई। पिछली बार जो बुक मांगी थी वो मिली क्या?
कैशियर एक हैंडसम, फेयर और थोड़ा इनोसेंट लुकिंग लड़का था। सुनरी का नया शिकार। मैंने बस कैजुअली ग्लांस किया। उसके सर पे वैल्यू स्टेबल था, 75 पर। ना येलो ना पिंक, मतलब सुनरी के लिए अभी लंबी रेस है। बुक स्टोर बड़ा नहीं था, बस 4 शेल्फ फर्स्ट फ्लोर पे और स्टेयर्स तक दोनों साइड पे बुक्स पाइल्ड अप। सीरियसली, ये फायर इंस्पेक्शन कैसे पास करता है? और मुझे इंस्टेंटली याद आ गया कि यैन कॉन्ग शैन का घर भी ऐसा ही था। सुनरी ने कहा था कि वो आइलैंड पे बुक स्टोर चलाता है, पर कहाँ एग्जैक्टली ये मुझे पता नहीं था। मैं एक शेल्फ के टॉप रो की बुक रीच करने का ट्राई कर रहा था। टिप्टो पे खड़ा होके पूरा स्ट्रेच करके भी बस फिंगर टिप्स शेल्फ को टच कर पा रहे थे। लोग शॉर्ट लेग्स के साथ बुक्स पढ़ने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं होते क्या? ये मैं आया और मेरे फिंगर टिप्स के छूने से पहले ही एक बड़ी स्लेंडर जॉइंट्स वाले हैंड्स पीछे से स्ट्रेच हुए, इजीली उस बुक को निकाल लिया। उस बॉडी की वार्मथ क्लोथ के थ्रू मुझे फील हो रही थी और बुक मेरे सामने होल्ड आउट की गई। मैं एकदम डेज हो गया और फिर स्लो टर्न करके देखा। ओह, ये तुम हो! मेरी आंखें थोड़ी वाइड हो गई। यान कॉन्ग शैन, इट्स मी। वो डार्क ग्रे बेल्ट और हाउस क्लोथ्स में था। अपनी पॉकेट से नोटबुक और पेन निकाल के शेल्फ चेक कर रहा था और कुछ नोट्स लिख रहा था। क्लियरली ये उसका बुक स्टोर था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? वो पेन पे फोकस था। मुझे प्रॉपरली देखा भी नहीं, बट क्लियरली उसने हमें एंटर करते ही नोटिस कर लिया था। मैंने बुक टाइट हक करके तुरंत बोला, नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक छोटी सी दोस्त है। वो उसे तो आपका वो शॉप क्लर्क पसंद है। ओह, ऐसा है क्या? योंग कॉन्ग शैन के लिप्स पे एक फेंट सी स्माइल आई। आईब्रो थोड़ा कैजुअली रेज हुए। बोला, मेरा स्टोर क्लर्क ना बहुत पॉपुलर है, उसके पीछे चेज करने वाले लाइन में है। तुम्हारी दोस्त को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मुझे पता था कि ये बस एक पोलाइट सा रिमार्क था, स्ट्रेंजर्स के बीच ऑकवर्डनेस ब्रेक करने का तरीका। उसके हेड पे वैल्यू इवन कैशियर से ज़्यादा हाई नहीं था, पर फिर भी मुझे अंदर से खुशी हुई। हाँ, मैं उसे कह दूंगा हार्ड वर्क करे। और फिर मुझे एक रैंडम थॉट आया, क्या ये बंदा कभी किसी वजह से पिंक हो पाएगा? मैं उसके सर पे स्टेबल वाइट मूड देखते हुए क्वाइटली वंडर कर रहा था। सुनरी को बुक नहीं मिली, तो उसने बस एक हेल्पलेस स्माइल दी और कहा, नेक्स्ट टाइम ही सही। उसके चेहरे पे लिखा था, इट्स अ पिटी। लेकिन उसके हेड पे जो मूड वैल्यू था सरप्राइजिंगली अभी भी हाई ही था। एंड में वो तो खाली हाथ घर चली गई और मैं इंस्टेड एक पुराना 90s का मार्शल आर्ट्स नॉवल ले आया। मैंने कैजुअली सुनरी को टीज करते हुए बोला, बॉस ने अभी मुझे बताया कि उसके एम्प्लॉयज़ काफ़ी पॉपुलर हैं, तो तुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बुक खोल के मैंने ग्लांस लिया। टिपिकल प्लॉट था नॉवल का, हीरोइक ब्यूटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लिफ से गिरना, फिर ट्रुथ रिवील और फिर दोनों का जंगल में जाके साथ रहना। ओल्ड स्कूल रूटीन था, लेकिन लिखने का अंदाज बुरा नहीं था। सुनरी तुरंत कॉन्शियस हो गई। बोली, अरे तू बॉस से बात भी कराया? उसने बताया क्या कि वेनिंग को कैसी लड़कियां पसंद है? मैंने बुक बंद करके प्रिटेंड किया कि मैं सीरियसली कुछ सोच रहा हूँ। हाँ, लगता है उसने बोला था कि उसका ब्रदर एब्स्टिनेंट टाइप लड़कियां पसंद करता है, जो ज़्यादा प्रोएक्टिव ना हो। सुनरी का एक्सप्रेशन तुरंत डिसबिलीफ की झलक दिखा रहा था। बोली, मुझे तो उसमें कुछ खास नहीं दिखा। मैं हंसी रोक ही नहीं पाया और बोला, बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा, असली में तो वो कार्निवोरस पाई है। सुनरी के लॉन्ग एयर्स हवा में हमेशा हिलते थे। उसकी स्किन एक हेल्दी व्हीट कलर की थी, एकदम सनी और लाइवली वाइब्स। अगर कोई उसे पहली बार देखे तो गेस करेगा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर है या चीयर लीडर, या फिर एक छोटी सी आइलैंड वाली लड़की जो अपने फादर के साथ ऑर्चिड संभालती है। पर असल में वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट थी। उसने आँख घुमाते हुए बोला, लोग तो जिंदगी भर सेक्स के पीछे भागते हैं, मैं बस उनसे थोड़ा क्लियर हूँ। उसका अंदाज सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, जबान भी काफ़ी तीखी है। बोली, और हाँ, उन लोगों को देख के ना और भी घिन आती है जो जेंडर के बारे में बात करने में जज करते हैं। हर टाइम वर्जिनिटी, मॉरल्स और संस्कारी का भजन गाते हैं, जैसे वो ही दुनिया के सबसे आइडियल इंसान हो। प्लीज़, क्रिंज है ये बहुत।
ग्रीन प्लम आइलैंड छोटा ज़रूर था, पर अपनी लोकेशन की वजह से हमेशा एक प्राइम हॉलीडे डेस्टिनेशन रहा है। पिछले 100 सालों में फॉरेनर्स के लिए यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, रेस कोर्स सब बन गए और बहुत सारे लोकल फैमिलीज के साथ इंटर मैरी भी हुए। रिजल्ट, यहाँ के लोग और उनके कल्चर दोनों काफ़ी मिक्स्ड और ओपन माइंडेड हो गए। मेरी खुद की आंट भी मिक्स रेस थी। जवानी में उसके हाई ब्रिज नोज और ब्लू आईज और भी ऑब्वियस लगते थे। कहते हैं उसकी माँ एक फॉरेनर थी जो अनफॉर्चुनेटली अपने दूसरे चाइल्ड बर्थ के टाइम अल्लाह को प्यारी हो गई और फिर उसके फादर ने री मैरिज की और स्टेप मदर ने उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया, मार डांट निगलेक्ट सब कुछ। फैमिली और शादी से डिसअपॉइंटेड होके सिर्फ 20 साल की उम्र में उसे भेज दिया गया द सो कॉल्ड आंट इन लॉज हॉल में। यस, डिस्गस्टिंग ही है। मैंने सुनरे की बात को एग्री करके सीधा जूस स्टॉल पे गया और एक आइस्ड वाटरमेलन जूस ऑर्डर कर लिया। पहला सिप लिया तो लगा जैसे गर्मी इंस्टेंट गायब हो गई हो। क्या रिलीफ मिला। लंबी सी सांस छोड़ के मैं आगे चल ही रहा था कि सुनरी ने अचानक साइड पे आके स्लो वॉइस में पूछा, यूमियान तुम वर्जिन हो ना? बस उस मोमेंट पे मेरा जूस सीधा गले में अटक गया। मैं थूकने ही वाला था कि समहाउ बच गया। उसके बाद शौक में उसे देख के बोला, तू तू क्या कर रही है? दिल में तो डर ही गया था। सोच रहा था कहीं ये मुझे ही टारगेट ना कर ले, मुझ जैसे पुअर इनोसेंट बंदे को ही ना लाइन मार दे। फिर उसने बोला, तुम इतने हैंडसम हो, हाई स्कूल में भी किसी लड़की ने पसंद नहीं किया क्या तुम्हें? अर्ली प्यार नहीं किया था क्या? ये तो सब वेस्ट ही है। तो समझ आया, ओ ये उस टाइप का सवाल था। मैंने फिर रिलैक्स कर लिया। सच बोलो तो एक लड़की ने फर्स्ट ईयर में कन्फेस किया था, पर जेंडर के चक्कर में मैंने सीधा रिफ्यूज कर दिया। और सेकेंड ईयर में उस टाइम मैंने गलती से सोचा कि फू वही मुझे पसंद करता है। मैंने ही स्टुपिडिटी करके कह दिया कि ट्राई कर सकते हो, और बस वहीं से डिजास्टर शुरू। उसने मुझे अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया जैसे मैं कोई बीमारी हूँ। हर जगह मेरे बारे में गंदी बातें फैला दी, पर्वर्ट बोल बोल के लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया। बस वहीं ख़त्म हो गई मेरी अर्ली लव स्टोरी। मैंने स्ट्रॉ बॉइड करते हुए बोला, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, और वैसे भी कौन कहता है कि इस समर में मैं किसी को नहीं मिल पाऊंगा? सुनरुई भी थोड़ा सोचकर सर हिला दिया, फिर बोली, हाँ हो सकता है अचानक अफेयर हो जाए। अफेयर? बस ये एक वर्ड सुनते ही दिमाग में एक टॉल फिगर फ्लैश हो गया, जैसे हवा चल रही हो, और एक हल्की सी घंटी की आवाज़ कान के पास बज गई। मैंने स्ट्रॉ बाइट करते करते एक क्लॉथिंग स्टोर के सामने रुक गया। ग्लास विंडो में मैनिक्विन्स के साथ एक ह्यूज मिरर था और उस मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन। लिप्स पे एक सॉफ्ट स्माइल, आंखों में चमक और ऊपर ग्लोइंग पिंक नंबर्स। मूड एकदम अनबिलीवेबल हाई। ये फीलिंग एकदम नॉटी किटन जैसी थी। अगर ध्यान न दो तो छुपके से दिमाग पे चढ़ जाती है, और जैसे ही तुम्हारी आंखों से आंख मिलती है तुरंत भाग भी जाती है। पिंक कलर ब्लिंक करते ही फेड हो गया, एक फेंट ग्रे बन गया और इतना फास्ट डिसअपियर हुआ कि मुझे लगा शायद मैंने इमेजिन किया था। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? मतलब किसी इंसान को बस एक दो बार मिलके कैसे पसंद कर सकता हूँ? मैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म अफेक्शन टाइप बनता रहा हूँ ना। और फिर दिमाग में आ गया यान कोंगशैन, उसके बड़े बड़े हैंड्स, गहरी डार्क आइज और वो स्ट्रेट लेग्स। बस याद आते ही मिरर में देखा, और इस बार सर के ऊपर कुछ भी नहीं, पिंक गायब, ड्राई, और बस एक ही चीज़ बची थी, येलो S.T। मैंने अंदर ही अंदर खुद कर्स किया और ग्लास विंडो को पकड़ के खाली खड़ा रह गया। दिल के अंदर खिचड़ी चल रही थी। मैं सीरियसली यान कोंगशैन को लेके इतना एक्साइटेड हूँ? पहली नज़र का प्यार टाइप्स। तभी साइड में सुनरुई ने देख लिया, बोली, तू क्या कर रहा है? हेलो। मैं होश में आया, हाँ क्या? और फिर ध्यान दिया तो सामने जो मैनिक्विन्स थे वो सेक्सी लेस लिंगरी में खड़े थे, जैसे मुझे सिड्यूस कर रहे हों। मैं सीधा स्टैंड अप शोल्डर मोड में आ गया। ओह, एक्चुअली मुझे भी याद आया कि मेरी मॉम का बर्थडे मैं भूल गया था। थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा था, बस। और एक इनोसेंट स्माइल के साथ सुनरुई को देखा।
सुनरी ने बिना डाउट किए बोली। ओ, तो क्या तुम गिफ्ट लेना चाहते हो? अगर ऑकवर्ड फील कर रहा है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद देती हूँ ना। मैंने उसकी काइंडनेस अप्रिशिएट की, लेकिन पोलाइटली मना कर दिया। हम थोड़ा और घूमे, फिर बस पकड़ के वापस चले गए। प्लेटफॉर्म पे सुनरी ने भी बाय बोला और जाने से पहले एक रिमाइंडर दिया, नेबर्स के साथ अच्छे रहो और वेनिंग के बारे में और इन्फो लाना। मेरे दिमाग में ऑलरेडी 1000 थॉट्स चल रहे थे, तो मैंने भी बस क्विकली हाँ बोल दिया। अंदर ही अंदर थोड़ा अनॉयड फील कर रहा था, पर सच बोलूं तो दिल के एक कॉर्नर में मुझे सुनरी का दिया हुआ वो छोटा सा पिलो बहुत पसंद आया था। जैसे मेरे अंदर एक चिड़िया पैदा हो गई हो, एक स्पैरो जो अपने विंग्स फ्लैप करके उड़ना चाहती है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। वैसे रिसेंटली मुझे एक पुराना बुक मिला था, एक सेकेंड हैंड बुक स्टोर में, थंडरबोल्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग निकला। आजकल हर कोई अपना सोशल मीडिया चलाता है, लाइव शेयर करने के लिए, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। मेरे भी अकाउंट्स हैं और मेरा बिजनेस भी बुरा नहीं है। रोज़ की फ़ोटोज़, थोड़ा पोएटिक कैप्शंस डाल के 2 साल में 30,000 फॉलोअर्स हो गए। हर पोस्ट में कमेंट्स आ ही जाते हैं और ऑनेस्टली मुझे ऑनलाइन बातें करना ज़्यादा सेफ लगता है। ना ये डर होता है कि सामने वाला इंसान है या भूत, या ये टेंशन कि वो डबल फेस निकलेगा। और वैसे कमेंट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे मैं ग्रीन प्रम आइलैंड घूम के आया था, वहाँ काफ़ी चिल वाइब है, ओल्ड एज के लिए परफेक्ट जगह। किसी ने लिखा, हाँ हाँ मैं भी उस सेकेंड हैंड बुक स्टोर गया था, बुक्स तो अनलिमिटेड है, बट वार्निंग थोड़ा मेसी है, पेशेंस चाहिए। किसी तीसरे ने लिखा, हीरोज ऑफ द थंडर अब देखना मुश्किल है, थोड़ा क्लीशे लगता है, लेकिन उस टाइम पे वो सच में अमेजिंग था। थोड़े और रिप्लाई स्क्रॉल किए, फिर अपना ऐप बंद करके सीधा बिस्तर पे लेट गया। सोने के पहले मैंने खिड़की बंद कर दी थी, जो दिन भर खुली थी। रात गर्मी से उबल रही थी, फैन भी बेकार, पूरा पसीने से भीग गया था मैं। नींद आ ही नहीं रही थी, तो आधी रात को मजबूरी में फिर से खिड़की खोल दी। और जैसे ही खोला, सामने वाले कमरे में एक स्लिम सी औरत नजर आई, वाइट ड्रेस में, लंबे बाल खुले हुए। उसके पीछे पीछे यान कॉन्ग शैन भी बाहर निकला। लगता था वो बाहर तक छोड़ने आया है। लड़की ने मुड़ के हल्के रिग्रेट भर के बोला, सच में नहीं? यान कॉन्ग शैन ने सिर्फ सर हिला दिया। फिर दोनों चुप हो गए। लड़की धीरे धीरे दूर निकल गई और उसने कोर्टयार्ड का गेट लॉक कर दिया। मुझे लगा अब वो सीधा घर के अंदर चला जाएगा, लेकिन नहीं, वो कोर्टयार्ड के बेंच पे बैठ गया, एक सिगरेट जलाई और धीरे धीरे धुआं उड़ाने लगा। दूरी की वजह से मैं उसका चेहरा प्रॉपरली नहीं देख पाया, बस उसका हाथ दिख रहा था जो सिगरेट पकड़े हुए टेबल पर रखा था। नज़र उसकी कहीं दूर खोई हुई थी, जाने किस सोच में। मैं खिड़की पे हाथ टिका कर अपनी थोड़ी बाजू में रखे उसे ही देखने लगा। फ़ोन उठाया, ऊपर चमकती मून की एक फ़ोटो खींच ली और पोस्ट कर दिया स्टेटस पे, लॉन्ग नाइट नो स्लीप। रिप्लाई ज़्यादा नहीं आए, सिर्फ 2-3। एक ने लिखा, सभी को इंसोम्निया है लगता है। दूसरे ने लिखा, मैं नहीं, जेट लैग पार्टी हूँ भाई मैं तो। तीसरे ने लिखा, मून इतना बड़ा है और क्लाउड्स भी नहीं, कल का वेदर मस्त होगा। फ़ोन रख के दोबारा यानशोंग की तरफ देखा, तब तक वो उठ चुका था। लगता है सिगरेट ख़त्म कर ली थी। बाहर की हवा अंदर से थोड़ी ठंडी थी। मैं खिड़की पर आधा झुककर नींद में डूबा, धीरे से आंखें बंद करने ही वाला था। तभी बिना वार्निंग के यान कॉन्ग शैन की नज़र सीधा मुझ पे पड़ गई। मैं तुरंत फ्रीज हो गया, पोस्चर चेंज भी नहीं कर पाया, बस स्टिफ खड़ा रह गया, मन ही मन प्रे करते हुए कि शायद उसे मैं क्लियरली ना दिख पा रहा हूँ और वो समझ ना पाए कि मैं उसे इतनी देर से चोरी चोरी देख रहा था। हमारे घर ना सीधे सामने नहीं थे, थोड़ा सा स्ट्रैगर्ड थे, इसीलिए मेरी खिड़की डायरेक्टली उसके कोर्टयार्ड के सामने आती थी। बीच में बस एक पतली सी गली थी। वो नीचे फेंस के पास आया और ऊपर देख के बोला, अभी तक जागे हो? दूरी के बावजूद उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी। मैं थोड़ा फेस उठाकर बोला, गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही। और आप क्यों नहीं सोए? वो मुझे थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर क्लियरली एक बहाना बनाते हुए बोला, बस गर्मी की वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। बात ज़्यादा लंबी नहीं चली, उसने अपनी गर्दन पे हाथ फेरा जिसे थकान उसके चेहरे पर लिखी हो, फिर बोला,
देर हो गई है, मैं चलता हूँ सोने, तुम भी जल्दी सो जाओ छोटे। और बिना पीछे देखे हाथ हिलाकर अंदर चला गया। मैं बस मुंह फुला के रह गया। मन में तो किया कि पीठ के पीछे से चिल्ला कर बोलूं, ये छोटा किसको बोला तुमने? मैं बिल्कुल छोटा नहीं हूँ, ना एज में ना एक्सपीरियंसेस में। उस रात विंड चाइम्स की आवाज़ भी ना नहीं सुनाई दी। शायद यांगकोंग शॉन्ग ने अंदर रख लिया था। हे गाइस, तो हमारे यू मियान और कॉन्गशान कैसे लगे आपको? अगर स्टार्टिंग थोड़ी बोरिंग लगी हो तो माफ़ करना, प्लॉट का स्टार्ट है ना, कहानी को डेवलप होने दो। येकिन और चेंग फाइची की तरह इन्हें भी अपना ढेर सारा प्यार देना गाइस। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और ज़रूर करना गाइस। कुछ ना भी लिखना हो तो कमेंट में बस एक हार्ट ही ड्रॉप कर देना, आपकी फीलिंग्स मुझ तक पहुंच जाएंगी। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी ज़रूर करना। तो गाइस मिलती हूँ अगली वीडियो में जल्दी ही। गुड नाइट।